हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है PHFC एजुकेशन ऐप पे। दोस्तों, इससे पहले कि हमने हिस्ट्री की 3 क्लासेस कर ली हैं, जिनमें हम 18वीं शताब्दी में यानी कि मुग़ल साम्राज्य के पतन के बाद जो नए नए छोटे छोटे स्वतंत्र राज्यों का जो उदय होता है उनको पढ़ रहे थे। तो इससे पहले वाली क्लासेस में हमने पहली क्लास में हमने हैदराबाद और कर्नाटक को कर लिया था। दूसरी वाली जो क्लास थी उसमें हमने बंगाल को किया था और तीसरी वाली क्लास में हमने अवध और मैसूर को कर लिया था। ये वाली जो क्लास है इसमें हम करने वाले हैं केरल, जाट राज्य और एक जो हम करेंगे इसमें वो करेंगे रुहेलखंड। ठीक है, तो देर ना करते हैं, हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, केरल जो था, केरल के अंदर 18वीं शताब्दी के अंदर 4 राज्य थे जो प्रमुख थे। कौन कौन से थे? कालीकट, कोचिन, चिरक्कल और त्रावणकोर। तो केरल में 18वीं शताब्दी के अंदर 4 जो राज्य थे, जो प्रमुख राज्य थे, इसके अलावा और भी बहुत छोटे छोटे थे, लेकिन 4 जो प्रमुख राज्य थे केरल में वो थे कालीकट, कोचिन, चिरक्कल और त्रावणकोर। इन चारों राज्यों में से जो त्रावणकोर था उसको मार्तंड वर्मा के नेतृत्व में, मार्तंड वर्मा के क्या थे? यहाँ के राजा थे। कहाँ के? त्रावणकोर के। तो जो 4 राज्य थे केरल के अंदर, कोचीन, कालीकट, त्रावणकोर और जो था एक चिरक्कल, उसमें से जो त्रावणकोर था उसको मार्तंड वर्मा के नेतृत्व में, यानी कि जब मार्तंड वर्मा त्रावणकोर के जब राजा थे तो उसके समय में त्रावणकोर को काफ़ी प्रसिद्धि मिली। इसका कारण क्या था? इसका कारण यही था कि मार्तंड वर्मा जो था वो एक योग्य शासक था, एक योग्य नेतृत्व करता था और मार्तंड वर्मा ने डचों को हराया था। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि केरल के किस शासक ने डचों को हराया, या फिर त्रावणकोर के किस शासक ने डचों को हराया? तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? मार्तंड वर्मा। ठीक है दोस्तों, तो मार्तंड वर्मा के नेतृत्व में त्रावणकोर को विशेष महत्व मिलता है, क्योंकि मार्तंड वर्मा एक योग्य शासक थे और उन्होंने डचों को हराया था। डचों को हराने के साथ साथ इन्होंने अपने राज्य में सिंचाई की व्यवस्था करने के लिए नहरों का निर्माण करवाया था और विदेशी व्यापार को प्रोत्साहन दिया था। दैट मीन्स कि मार्तंड वर्मा जो थे वो सिर्फ राज्य का विस्तार ही नहीं कर रहे थे कि बस ठीक है डचों को हरा दिया, राज्य का विस्तार कर दिया, बाकी कुछ नहीं करना है। उसके अलावा वो खेती पे भी ध्यान दे रहे थे, क्योंकि उस समय पे राज्य की आय का जो मुख्य जो सोर्स होता था, स्रोत जो होता था, वो भूमि कर होता था, लगान होता था, जिसको राजस्व भी बोलते थे। और आपको अच्छा भूमि कर कब मिलेगा? जब आपके इलाके में, आपके राज्य में खेती जो है वो उन्नत किस्म की होगी। तो खेती को उन्नत करने के लिए इन्होंने अपने राज्य में, इन्होंने मार्तंड वर्मा ने अपने राज्य में सिंचाई व्यवस्था के लिए नहरों का निर्माण करवाया। उसके साथ साथ व्यापार की तरफ भी इन्होंने ध्यान दिया और विदेशी व्यापार को प्रोत्साहन दिया। विदेशी व्यापार को प्रोत्साहन क्यों दे रहे थे? क्योंकि केरल जो है, आपको पता है, केरल समुद्र के तट पे है, इसलिए वहाँ से विदेशी व्यापार जो था उस टाइम पे हुआ करता था। तो अब तक हमने पढ़ा है वो ये पढ़ा है कि भाई केरल के अंदर 18वीं शताब्दी में 4 राज्य थे, कोचीन, कालीकट, चिरक्कल और त्रावणकोर, जिसमें से त्रावणकोर जो था उसको मार्तंड वर्मा के नेतृत्व में विशेष महत्व मिलता है। क्यों मिलता है? क्योंकि मार्तंड वर्मा जो थे वो योग्य शासक थे, उन्होंने डचों को हराया था, अपने राज्य में सिंचाई व्यवस्था के लिए नहरों का निर्माण करवाया था और विदेशी व्यापार को प्रोत्साहन दिया था। ठीक है दोस्तों, इतनी बात आपको समझ आ जानी चाहिए मेरे हिसाब से, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उसके बाद मार्तंड वर्मा के जो उत्तराधिकारी थे, मार्तंड वर्मा के जो उत्तराधिकारी थे वो थे कार्तिक तिरुनल राम वर्मा। नाम जरा याद कर लीजिएगा, एक दो बार मेरे साथ बोलिएगा। कार्तिक आर्यन एक हीरो भी हैं, तो वो थोड़ा सा आप ले सकते हैं, या फिर आपके कोई दोस्त हो उसका नाम। तो कार्तिक तिरुनल राम वर्मा। देखो इसमें से, क्योंकि साउथ के जो राजा होंगे, जो लोग होंगे, उनके नाम हमारे लिए, नॉर्थ वाले जो लोग अगर देख रहे होंगे कोई, तो उसके लिए थोड़ा टिपिकल हो जाता है, क्योंकि उन लोगों के नाम जो हैं वो थोड़े अलग टाइप के होते हैं हमारी वजह से। तो इसमें से कार्तिक, राम और वर्मा जो है वो तो ईजिली हम याद कर सकते हैं। मेन जो है वो है तिरुनल का, तो तिरुनल को एक दो बार बोल दिए तिरुनल। तो मार्तंड वर्मा के उत्तराधिकारी कौन हुए भैया? कार्तिक तिरुनल राम वर्मा। ये जो कार्तिक तिरुनल राम वर्मा थे, गजब के इंसान थे। कैसे थे? देखिए, ये कवि भी थे, विद्वान भी थे, संगीतज्ञ भी थे
और अभिनेता भी थे। मतलब कितने डायनामिक इंसान थे, सोचने की बात है। तो मार्तंड वर्मा के उत्तराधिकारी कौन हुए? कार्तिक तिरुनल राम वर्मा, जो एक कवि थे, विद्वान भी थे, संगीतज्ञ भी थे और अभिनेता भी थे। इसके अलावा कार्तिक तिरुनल राम वर्मा जो थे वो अंग्रेजी में धारा प्रवाह बातचीत करते थे। मतलब अंग्रेजी इनको बोलना बहुत अच्छे से आता था, ठीक है। और अगर किसी इंसान को अंग्रेजी बोलनी अच्छी आ रही है, वो एक मतलब कि अंग्रेजी भाषी क्षेत्र का नहीं है, तो इसका मतलब उसको लिखना पढ़ना भी बहुत अच्छे से आएगा अंग्रेजी। तो कार्तिक तिरुनल राम वर्मा, जो कि मार्तंड वर्मा के उत्तराधिकारी थे, वो कवि थे, विद्वान थे, संगीतज्ञ थे, अभिनेता थे। इसके साथ साथ अंग्रेजी भी वो धारा प्रवाह बोलते थे। इसलिए अब उस समय ऑब्वियस सी बात है कि जो यूरोपियन जो चीज़ें होती थी, यूरोपीय जो मामले होते, यूरोप में जो चीज़ें होती थी, उनकी जो सूचना आती थी वो मोस्टली इंग्लिश भाषा में आती थी। इसलिए इनको यूरोपीय मामलों में बहुत रुचि थी। किसको? कार्तिक तिरुनल राम वर्मा को, जो अंग्रेजी धारा प्रवाह बोलते थे, उनको यूरोपीय मामलों में बहुत गहरी रुचि थी। और इसीलिए वो लंदन, कोलकाता और मद्रास से जो अखबार और पत्रिकाएं प्रकाशित होती थी उनको वो नियमित रूप से पढ़ा करते थे। ठीक है भैया, कहाँ कहाँ से प्रकाशित होती थी? लंदन, कोलकाता और मद्रास से जो अखबार और पत्रिकाएं प्रकाशित होती थी उनको नियमित रूप से पढ़ा करते थे। कौन? कार्तिक तिरुनल राम वर्मा, जो एक कवि थे, विद्वान थे, संगीतज्ञ थे और साथ में अभिनेता भी थे और धारा प्रवाह इंग्लिश में बातचीत करते थे और यूरोपीय मामलों में उनकी गहरी रुचि थी। ठीक है दोस्तों, इनके टाइम में, यानी किनके टाइम में, ये जो मार्तंड वर्मा थे और जो कार्तिक तिरुनल राम वर्मा थे, इनके टाइम में त्रावणकोर के अंदर मलयालम साहित्य का काफ़ी अच्छा विकास होता है। ठीक है दोस्तों, यानी कि आप कह सकते हैं कि 18वीं शताब्दी में, क्योंकि 18वीं शताब्दी में ही तो चल रहे थे इनका शासन जो था, कि 18वीं शताब्दी में केरल के इस क्षेत्र में या त्रावणकोर के क्षेत्र में मलयालम साहित्य का काफ़ी अच्छा विकास होता है। लेकिन त्रावणकोर की जो राजधानी थी वो थी त्रिवेंद्रम, जिसको आज हम तिरुवनंतपुरम कहते हैं। त्रावणकोर की राजधानी क्या थी दोस्तों? त्रिवेंद्रम। त्रिवेंद्रम जो थी वो संस्कृत के विद्वानों का एक अच्छा भला क्या था? आश्रय था। मतलब वहाँ पे संस्कृत के विद्वानों का बोलबाला था। मतलब बाकी जो इलाका था वहाँ पे तो मलयालम साहित्य पनप रहा था, विकसित हो रहा था, लेकिन त्रावणकोर की जो राजधानी थी त्रिवेंद्रम, वहाँ पे संस्कृत विद्वानों का बोलबाला था। मतलब संस्कृत विद्वान काफ़ी बड़ी संख्या में वहाँ पे रहते थे, यानी कि संस्कृत साहित्य जो था वो फल फूल रहा था। कहाँ पे? त्रावणकोर की राजधानी त्रिवेंद्रम में। तो इसी के साथ हमारा केरल जो राज्य है वो पूरा होता है। एक बार फास्टली हम और देख लेते हैं केरल को, कि भाई ज़्यादा तेज चला दिया क्या मैंने, कि केरल में 18वीं शताब्दी में 4 राज्य थे, प्रमुख रूप से कालीकट, कोचीन, चिरक्कल, त्रावणकोर, जिसमें से त्रावणकोर को राजा मार्तंड वर्मा के नेतृत्व में विशेष महत्व मिलता है, क्योंकि वो डचों को हराते हैं, अपने राज्य में सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण करवाते हैं और विदेशी व्यापार को प्रोत्साहन देते हैं। फिर उनके उत्तराधिकारी हुए कार्तिक तिरुनल राम वर्मा, जो एक कवि थे, विद्वान थे, संगीतज्ञ थे और अभिनेता थे। अंग्रेजी में धारा प्रवाह बातचीत करते थे, इनकी यूरोपीय मामलों में गहरी रुचि थी और ये लंदन, कोलकाता और मद्रास से प्रकाशित होने वाली अखबार और पत्रिकाओं को रेगुलर रूप से पढ़ा करते थे। 18वीं शताब्दी में त्रावणकोर के इलाके में या फिर केरल के क्षेत्र में मलयालम साहित्य का काफ़ी विकास होता है, लेकिन त्रावणकोर की राजधानी त्रिवेंद्रम जो थी वो संस्कृत के विद्वानों का एक अच्छा खासा केंद्र बनी हुई थी। उसके बाद हम देखते हैं जाट राज्य। जाट राज्य बहुत बड़ा नहीं है, बहुत छोटा सा है जाट राज्य। जाट जो है एक खेतीहर जाति है। खेतीहर मतलब किसान, खेती बाड़ी करने वाले लोग। जाट जो थे वो खेतीहर जाति थी। और ये जो जाट थे ये दिल्ली, मथुरा और आगरा के आसपास रहा करते थे। ठीक है, कि जाट जो थे खेतीहर जाति थी और ये दिल्ली, आगरा और मथुरा जो हैं उसके आसपास के इलाके में रहा करते थे। ठीक है दोस्तों, उसके बाद है कि भरतपुर का जो जाट राज्य है, भरतपुर का जो जाट राज्य है उसकी स्थापना करते हैं 2 लोग, चूड़ामन और बदन सिंह। ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है, ये याद रखने का क्वेश्चन है कि भरतपुर के जाट राज्य की स्थापना किसने की? चूड़ामन और बदन सिंह ने। ठीक है दोस्तों, उसके बाद एक जाट नेता होते हैं जिनका नाम है सूरजमल। सूरजमल जो है उनको जाटों का अफलातून कहा जाता है। मतलब इन्होंने जाट राज्य का काफ़ी विस्तार किया।
ये काफ़ी योग्य शासक थे, सूरजमल जो थे, ठीक है। तो सूरजमल को जाटों का अफलातून कहा जाता है। ये भी काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जाट राज्य से आपको दो ही चीज़ें मेनली याद रखनी है कि भरतपुर के जाट राज्य की स्थापना किसने की, चूड़ामन और बदन सिंह ने, और सूरजमल जो कि एक जाट नेता थे, उनको जाटों का अफलातून कहा जाता है। 1963 में सूरजमल की मृत्यु हो जाती है और उसके बाद जाट राज्य जो है वो बिखर जाता है, ठीक है दोस्तों। तो जाट राज्य में कुछ खास नहीं था। अब हम चलते हैं हमारे रुहेलखंड पे, ठीक है। रुहेलखंड की जो स्थापना की थी वो की थी अली मोहम्मद खान ने। पहली बात, रुहेलखंड आपको पता भी है कहाँ पे था रुहेलखंड? रुहेलखंड हिमालय की जो तराई वाला इलाका है उसमें गंगा के तट से और जो ऊपर जो कुमाऊं की पहाड़ियाँ हैं, गंगा तट से और कुमाऊं की जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ तक फैला हुआ था रुहेलखंड वाला इलाका, ठीक है दोस्तों। तो रुहेलखंड के जो राज्य है उसकी स्थापना करते हैं कौन भैया? अली मोहम्मद खां। कौन करते हैं? अली मोहम्मद खां, ठीक है। और रुहेलखंड की जो पहली राजधानी होती है वो होती है आंवला यानी बरेली, ठीक है। बरेली में है आंवला। तो रुहेलखंड की स्थापना कौन कर रहे हैं? अली मोहम्मद खां। और रुहेलखंड की पहली राजधानी कौन सी थी? आंवला, बरेली, ठीक है दोस्तों। अब जब ये चीज़ कही जा रही है कि पहली राजधानी ये आंवला थी, तो मतलब बाद में भी कोई राजधानी रही होगी। तो बाद में जो राजधानी बनती है रुहेलखंड की वो बनती है रामपुर, ठीक है। रामपुर आज भी है यूपी में, आपको बताइए। तो बरेली भी यूपी में ही है। तो रुहेलखंड की स्थापना कौन कर रहे हैं? अली मोहम्मद खां। रुहेलखंड की पहली राजधानी कौन बन रही है? आंवला, बरेली। बाद में राजधानी रुहेलखंड की क्या होती है? रामपुर। ये जो रुहेलखंड था इससे इसका अवध, दिल्ली और जाटों से लगातार संघर्ष होता रहता था, है ना। कभी अवध उस पर अटैक कर रहे हैं, कभी दिल्ली वाले जो लोग हैं शासक हैं वो अटैक कर रहे हैं, कभी जाट जो राजा हैं, जो जाट शासक जो हैं वो अटैक कर रहे हैं। तो इन भारी आक्रमणों से दुखी होके, परेशान होके और भारी आक्रमणों से रक्षा करने के लिए एक रुहेल नेता होते हैं जिनका नाम है हाफिज रहमत खां। ये जो हाफिज रहमत खां हैं ये इन भारी आक्रमणों से सुरक्षा अपने राज्य की यानी रुहेलखंड की रक्षा करने के लिए अवध के नवाब वजीर के साथ संधि कर लेते हैं। नवाब वजीर कौन था? अगर आपको याद हो तो ज़रा बताओ। अवध का है ये, ठीक है। हमने इससे पहले किया है अवध और मैसूर। भैया जी देखिए कि अवध की जो स्थापना करते हैं वो करते हैं शहादत खां। शहादत खां जो हैं उनको जो मोहम्मद शाह मुग़ल शासक हैं वो उनको 7000 का मनसब देते हैं और साथ में बुरहानुल मुल्क की क्या देते हैं? उपाधि देते हैं। लेकिन शहादत खां के बाद में 1727 में जो शहादत खां की मृत्यु हो जाती है उसके बाद में जो नए नवाब बनते हैं वो कौन होते हैं? सफदर जंग। तो सफदर जंग जो होते हैं वो उनको मोहम्मद शाह जो हैं वो वज़ीर बनाते हैं, वज़ीर का पद देते हैं और साथ में उनको इलाहाबाद का प्रांत भी देते हैं। तो वज़ीर का पद पाने की वजह से सफदर जंग को ही नवाब वज़ीर कहा जाता था। इसीलिए आपको हिस्ट्री को पढ़ने के लिए सारे लेक्चर्स देखने ज़रूरी हैं क्योंकि तभी आप लिंक कर पाओगे चीज़ों को, ठीक है। तो जो रुहेल नेता थे हाफिज रहमत खां जो थे उन्होंने भारी आक्रमणों से रक्षा करने के लिए अवध के नवाब वज़ीर के साथ संधि कर ली और इस संधि में तय किया गया कि अगर किसी पे भी अटैक होता है तो दूसरा जो शासक जो है वो उसकी सहायता करेगा और सहायता करने के बदले में सहायता करने वाले को 40 लाख रुपए दिए जाएंगे। यानी मान लीजिए ये है रुहेलखंड। इस रुहेलखंड पे मान लो कि कोई बाहर से आक्रमण कर रहा है, कोई भी व्यक्ति भारी आक्रमण मतलब अवध के अलावा, तो अवध जो है वो इस भारी आक्रमण को रोकेगा, सहायता करेगा रुहेलखंड की और उसके बदले में अवध को मिलेंगे 40 लाख रुपए। समझ में आ गई? तो ये संधि कौन करते हैं? हाफिज रहमत खां, रुहेल नेता। किसके साथ करते हैं? अवध के नवाब वजीर के साथ, और जिसमें बदले में 40 लाख रुपए की धनराशि देने की बात की जाती है। अब ये संधि कर ली है हाफिज रहमत खां ने। संधि करने के बाद क्या होता है कि 1773 में मराठे आक्रमण कर देते हैं किस पे? रुहेलखंड पर। यानी कि रुहेलखंड पे मराठों का आक्रमण हो जाता है। कब? 1773 में। तो जब मराठे आक्रमण करते हैं रुहेलखंड पे, तो जो नवाब वजीर हैं, अवध के जो नवाब हैं,
अवध के जो नवाब हैं वो अंग्रेजी सेना की सहायता से मराठों के आक्रमण को विफल कर देते हैं, यानी कि मराठों को भगा देते हैं। अब भाई जब अवध के जो नवाब हैं उन्होंने संधि की जो शर्तें हैं उसका पालन किया है। संधि में यही तो कहा गया था कि भाई कोई बाहरी आक्रमण अगर हम पे होता है तो आप सहायता करेंगे हमारी। तो बिल्कुल अवध के नवाब ने अंग्रेजी सेना की सहायता से मराठों को भगा दिया। तो इसके बदले में अवध के नवाब को 40 लाख रुपए मिलने चाहिए थे, लेकिन जो हाफिज रहमत खां हैं वो धनराशि नहीं देते हैं। किसको? अवध के नवाब को। और जब धनराशि नहीं दी जाती है तो जो अवध के नवाब हैं वो उन्हीं अंग्रेजी सेना के साथ मिलकर, जिस अंग्रेजी सेना के साथ मिलकर उन्होंने मराठों को भगाया था, अवध की रक्षा की, रुहेलखंड की रक्षा की थी, उसी अंग्रेजी सेना की सहायता से अवध के नवाब जो हैं वो रुहेलखंड पर हमला कर देते हैं। और जब हमला करते हैं तो 1776 में होता है मीरापुर कटरा का मीरानपुर, यहाँ पे न की मात्रा और लगा दीजिएगा, मीरानपुर कटरा का युद्ध होता है जिसमें हाफिज रहमत खां जो है उसकी मौत हो जाती है। ठीक है भैया, इतनी बात समझ में आ गई। जब हाफिज रहमत खां की मीरापुर कटरा के युद्ध में 1776 में मौत हो जाती है तो उसके बाद क्या किया जाता है कि उसके बाद जो रुहेल जो हैं उनको उस इलाके से निकाल दिया जाता है। और जो रामपुर का इलाका था, रामपुर का इलाका, रामपुर क्या थी? रुहेलखंड की राजधानी थी बाद वाली। तो रामपुर के इलाके को छोड़कर रुहेलखंड का बाकी सारा जो क्षेत्र है वह अवध के नवाब सुजाउद्दौला को दे दिया जाता है। ठीक है, किसको दे दिया जाता है? अवध के नवाब सुजाउद्दौला को। सिर्फ रामपुर का इलाका छोड़ दिया जाता है जो उनकी राजधानी थी वहाँ पे। ठीक है दोस्तों, इतनी बात समझ में आ गई कि हाफिज रहमत खां की 1776 में मीरापुर कटरा के युद्ध में मौत हो जाती है। उसके बाद रामपुर के इलाके को छोड़कर रुहेलखंड का बाकी सारा क्षेत्र जो है, बाकी सारा इलाका जो है वो अवध के नवाब सुजाउद्दौला को दे दिया जाता है। और जो ईस्ट इंडिया कंपनी है, अंग्रेजी सेना का मतलब क्या था? ईस्ट इंडिया कंपनी तो थी भैया। 1857 के विद्रोह के बाद ही तो डायरेक्ट वहाँ के जो ब्रिटिश जो संसद थी यानी कि महारानी थी उसके हाथों में गया था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो हाफिज रहमत खां का बेटा था फैजुल्ला खां। फैजुल्ला खां को रामपुर का शासक बना देती है, क्योंकि रामपुर तो अभी भी रुहेलों के पास ही था ना, बाकी इलाका है तो सुजाउद्दौला को दिया गया था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी जो उसका हाफिज रहमत खां का बेटा था फैजुल्ला खां, उसको रामपुर का शासक बना देती है। तुम देख रहे हो एक चीज़, अंग्रेजों की ट्रिक समझो यहाँ पे कि वो रुहेलखंड को तोड़ने के लिए अवध के नवाब के साथ उसके साथ युद्ध भी लड़ रहे हैं, और फिर हाफिज रहमत खां के बेटा जो है फैजुल्ला खां उसको रामपुर का शासक बना रहे हैं। मतलब वो तो दोनों हाथों में लड्डू रखना कि हाँ हम तुम्हारे साथ भी हैं, हम तुम्हारे साथ भी हैं, कि तुम आपस में लड़ो मरो कटो, अपनी जो ताकत है उसको कम कर लो। समझ रहे हो ना बात? यही तो सारी चीज़ें हैं जो अंग्रेज़ों ने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपनाई थी। ठीक है, ये चीज़ें, ये सीखने की ये चीज़ें हैं हिस्ट्री से। ठीक है, वही कहते हैं ना कि जो सबका होता है वो किसी का नहीं होता है। तो अंग्रेज़ सबके थे, ये बात समझ में नहीं आई थी भारतीय राज्यों को। ठीक है, दोस्त जो होता है, एक ऐसा दोस्त जो सबका दोस्त है, वो एक्चुअल में किसी का दोस्त नहीं है। दोस्त, सच्चा दोस्त वही होता है जो अपनी दोस्ती के लिए फिक्स लोग रखे और उन फिक्स लोगों की लाइफ में जो चीज़ें हो रही हैं उससे उसको फ़र्क पड़े। खैर, फिलोसफी की क्लास है नहीं अभी अपनी जो क्लास है वो हिस्ट्री की है। तो चलिए, रुहेलखंड थोड़ा अजीब था, मतलब ये एरिया भी ज़्यादा नाम सुना नहीं होगा इसका, इसके जो शासक हैं वो भी थोड़े उनके नाम नहीं सुने होंगे। तो दोबारा रिवाइज करते हैं कि रुहेलखंड जो है उसकी स्थापना करते हैं अली मोहम्मद खां। पहली राजधानी आंवला बरेली, बाद में राजधानी रामपुर बनती है। अवध, दिल्ली और जाटों से लगातार इसका संघर्ष होता रहता है। इस संघर्ष से परेशान होकर रुहेल नेता हाफिज रहमत खां ने अवध के नवाब वजीर के साथ संधि की, भारी आक्रमणों से रक्षा के लिए, और उसके बदले में 40 लाख रुपए धनराशि देने की बात कही गई। उसके बाद संधि के बाद 1773 में मराठों का आक्रमण होता है रुहेलखंड पे। जब आक्रमण होता है तो अवध के नवाब ने अंग्रेज सेना की सहायता से मराठों को भगा दिया। तो उसे चाहिए थी 40 लाख रुपए देने चाहिए था। किसको? हाफिज रहमत खां को। हाफिज रहमत खां धनराशि देते नहीं है, तो उससे नाराज़ होकर अवध का नवाब अंग्रेज सेना के साथ मिलकर रुहेलखंड पे अटैक कर देता है और 1774 में मीरापुर कटरा के युद्ध में हाफिज रहमत खां की मृत्यु हो जाती है। मृत्यु के बाद रामपुर के इलाके को छोड़कर रुहेलखंड का बाकी सारा क्षेत्र जो है वो अवध के नवाब सुजाउद्दौला को दे दिया जाता है और ईस्ट इंडिया कंपनी हाफिज रहमत खां के बेटे फैजुल्ला खां को रामपुर का शासक बना देती है। ठीक है दोस्तों, तो ये था आज की वीडियो में। हमने आज की वीडियो में क्या क्या किया है,
पहला केरल राज्य किया है, दूसरा हमने रुहेलखंड राज्य को किया है, और एक जाटों का छोटा सा राज्य किया है। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। पहले की वीडियो देख लेना आप, और रेगुलर आपको वीडियोज़ हिस्ट्री की तो मिलेंगी, उसके साथ साथ ज्योग्राफी और जो साइंस जो है उसकी वीडियोज भी मिलती रहेंगी। ठीक है, अगर कंटेंट अच्छा लगा है आपको तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ऐसी और वीडियोज़ के लिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।